आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10वां की साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का सबसे पहला टॉपिक अपना है रासायनिक अभिक्रिया। आज हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भी देखा जाए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के बाद बनाता है जल। यानी कि हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और जल का गुणधर्म क्या होता है। हाइड्रोजन खुद जलने वाला एक तत्व है, ऑक्सीजन ये जलने में सहायता करता है और जल क्या करता है, जल आग को बुझाने में सहायक है। हम इस प्रकार से जान सकते हैं, देख सकते हैं कि ये दोनों का गुणधर्म अलग था और ये दोनों को मिलने से जो एक पदार्थ बना उसका भी गुणधर्म अलग है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जहां होती है उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम जानने वाले हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और मेरा रासायनिक समीकरण क्या है हम देखेंगे। रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के सभी तत्वों या यौगिकों को उसके संकेतों में यानी सूत्रों में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम अगर उसी के सूत्रों में यानी संकेतों में लिख देते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखेंगे रासायनिक समीकरण में एग्जांपल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इसका संकेत लिख देते हैं। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है। तो ये जो अपना आया है इसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि इन सब अभिक्रिया को हम उसके संकेत में लिखते हैं और जब अभिक्रिया को संकेत में लिखा जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आगे हम जानने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं। तो अपने रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। एक भाग को हम कहते हैं अभिकारक और दूसरे भाग को हम कहते हैं उत्पाद। अब हम फिर जानेंगे कि उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है। तो इसका परिभाषा हम सुनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं और जब ये दोनों भाग ले रहे हैं तो ये दोनों को हम अभिकारक कहेंगे। अब देखते हैं दूसरा नंबर उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे ये मेरा रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें ये दोनों पदार्थ मिले और मिलने के बाद एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किए, यानी कि इसी को हम कह देंगे उत्पाद। तो ये अपना हो जाता है उत्पाद। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। एक हम यहाँ पे अभिक्रिया का उदाहरण लिए। अब इसमें हमें जानना है कि कौन उत्पाद होता है कौन अभिकारक होता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये वाले जो है एरो के पहले यानी एरो के बायां तरफ इसे हम कह देते हैं अभिकारक। तो ये हो जाता है अभिकारक। एरो के दाहिना तरफ वाले जो यहां आ जाते हैं इसको हम कह देते हैं उत्पाद। इसलिए
क्योंकि इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये दोनों हैं, लेकिन बनने वाले जो नए पदार्थ का निर्माण होता है वो नए पदार्थ बनने वाले ये दोनों हैं, इसलिए इसको हम कह देते हैं उत्पाद। अब हम जानने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण हम किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण देखते हैं, जब किसी रासायनिक समीकरण के अभिकारकों में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या के बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कोई समीकरण है, उसमें अभिकारकों में जितने भी तत्व हैं उसकी परमाणु संख्या उत्पादों में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या के बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl। अब इसको हम देखेंगे संतुलित है या नहीं है। चले तो हम देखते हैं सोडियम इधर 2 है, अगर उत्पाद में देखते हैं तो सोडियम हमारा 1 होता है। इधर देखते हैं क्लोराइड 2 है और इधर देखें तो 1 है। इस प्रकार से देख रहे हैं कि इधर संख्या ज्यादा उधर कम है, यानी दोनों तरफ उत्पादों में और अभिकारकों में तत्वों की जो परमाणु संख्या है सो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये समीकरण को संतुलित समीकरण हम नहीं कहेंगे, तो हम इसे संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहां पे हम 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना कर दिए तो इसके और इसके यानी अभिकारकों के और उत्पादों के दोनों के तत्वों की संख्या एकदम बराबर आ गया, तो अब इस समीकरण को हम कह देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब तुरंत जान लेते हैं कि जो दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या अगर बराबर है तो कह देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर बराबर ना हो तो क्या कहलाएगा, अगर दोनों तरफ के यानी अभिकारकों में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या उत्पादों में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या के बराबर नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं कंकाली समीकरण, और वो अपना कंकाली समीकरण कहलाता है। कंकाली समीकरण कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, तो यही होता है रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण के अपोजिट कंकाली समीकरण कहलाता है। यानी अगर यहां से हम 2 हटा दें तो ये जो समीकरण जो मेरे पास दिख रहा है इस समीकरण को हम कंकाली समीकरण कह देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 दे दें तो इस पूरे समीकरण को हम कह देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि 2 दे देने से दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो जाती है और 2 को हटा दिया जाता है तो दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, और जब बराबर नहीं होती है तो कंकाली समीकरण, और जब बराबर हो जाती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम जानने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को जो संतुलित नहीं होते हैं उसे हम कैसे संतुलित करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि एग्जाम्स में जरूर ही पूछे जाते हैं कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो समीकरण को संतुलित करना, तो कैसे समीकरण को, कंकाली समीकरण को जो संतुलित नहीं है उसे हम कैसे संतुलित करते हैं। तो उसे संतुलित करने के लिए एक तो मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया है PbO प्लस C, एरो के बाद Pb प्लस CO2। इसके लिए संतुलित करने का एक छोटा सा प्रोसेस हम बताते हैं, उस प्रोसेस को आप देखते हैं ये क्या होता है। क्या करना है कि जितने भी तत्व हैं इन सब तत्वों को हम लिखेंगे। जैसे Pb है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इसको लिख लें। इधर भी देखा जाए तो यहाँ भी Pb है, कार्बन, ऑक्सीजन, यानी सब लिखा गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे LHS में और RHS में क्या क्या तत्व है। इस प्रकार से एक सारणी बना लेंगे। LHS में देखेंगे Pb कई ठो है, Pb LHS में 1 है तो यहाँ पे दे देंगे 1। ऑक्सीजन LHS में कई ठो है, ऑक्सीजन भी LHS में 1 है। कार्बन LHS में कई ठो है,
यहाँ भी 1 है। अब हम आरएचएस में आते हैं, अन्य उत्पादों में पीबी का है 1, ऑक्सीजन कैठो है 2 और कार्बन कैठो है 1। सब यहां से देख करके एक सारणी में हम लिख लेंगे, एलएचएस में जितने होंगे उतना लिख देंगे और यहाँ पे तत्वों की परमाणु संख्या लिख देंगे आरएचएस में, यानी कि उत्पादों में। सॉरी यहाँ पे होगा 2। अब क्या करना है आपको, करना यही है कि देखना कि बराबर कैसे होगा। तो बराबर करने के लिए ये दोनों देखिए बराबर है, ये दोनों भी आपका बराबर है, लेकिन यहां पे आने ऑक्सीजन आपका बराबर नहीं है। तो इसे बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें अगर हम गुना कर दें 2 से, ठीक है, इस ऑक्सीजन में अगर हम गुना कर दें 2 से तो दोनों तो बराबर हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन कहां है, ऑक्सीजन यहां है, तो यहां पे हम गुना कर देते हैं 2 से। लेकिन एक बात हो गया कि जब यहां 2 से गुना कर दिए तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इसके साथ साथ में पीबी भी 2 हो गया। तो और इधर पीबी मेरा 1 है, तो फिर उसको भी बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहां भी 2 से गुना कर देंगे। क्योंकि देखो पीबी और ऑक्सीजन यानी लेड और ऑक्सीजन दोनों एक ही साथ में, यहाँ पे जब 2 से गुना करेंगे ऑक्सीजन में तो लेड में भी गुना हो जाता है। इसका मतलब हम इसमें भी गुना कर दे रहे हैं, और जब ये भी बढ़ जाता है तो फिर हम इसमें भी गुना कर देते हैं, यानी इस पीबी में भी गुना कर देते हैं, और यहाँ पे गुना करने के बाद आपका अब बराबर हो जाता है, और ये समीकरण है तो आपका संतुलित हो जाता है। एक और समीकरण हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको संतुलित किया जाता है। यहाँ पे एक समीकरण हमें मिला है, इसको हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे बी यानी बेरियम, फिर इसके बाद दिया है क्लोरीन, क्लोरीन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हम लिख लेते हैं, सल्फर है, सल्फर लिख लेते हैं, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी लिख लेते हैं। और कोई तो तत्व नहीं है, आप ध्यान दीजिए कि जो तत्व अभिकारक में होंगे वही तत्व आपका उत्पाद में होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एलएचएस में, एलएचएस में क्या है और आरएचएस में क्या है। एलएचएस में बेरियम, अच्छा सारणी तनी बना लेते हैं, सारणी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए बेरियम की संख्या कितनी है, तो एलएचएस में अगर देखा जाए बेरियम तो 1 है, फिर उसके बाद क्लोरीन अगर देखा जाए क्लोरीन कितना है तो क्लोरीन की संख्या 2 है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, फिर उसके बाद सल्फर, सल्फर कितना है तो सल्फर 1 है। ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन तो हमारा 4 दिया हुआ है। अब हम देखेंगे उत्पादों में यानी कि आरएचएस में, आरएचएस में तत्वों की परमाणु संख्या कितनी है। बेरियम, बेरियम भी यहाँ पे 1 है, सल्फर, सल्फर भी 1 है इधर मिला करके, तो सल्फर दिया है 1। हम आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिया है 4, तो ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे आ गया 4। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिया है हाइड्रोजन 1, फिर उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन दिया है 1। इसमें से अगर हम देखेंगे तो लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, इसे बेरियम भी दोनों बराबर है, क्लोरीन बराबर नहीं है, हाइड्रोजन बराबर नहीं है, लेकिन सल्फर बराबर है और ऑक्सीजन भी बराबर है। तो हम करें क्या, हमको बराबर करना है ये दोनों को जो आपका बराबर नहीं है, यानी कि एक क्लोरीन दिया है और एक हाइड्रोजन है। लेकिन बात यह है कि एलएचएस में ज्यादा है, आरएचएस में कम है, तो आरएचएस में जब कम है तो गुना आरएचएस में करिएगा। कहां, जहां हाइड्रोजन और सीएल होगा वहां। बस इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान दे दिया गया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है सो एक ही स्थान पर है, एक ही स्थान पर कहां है, यहीं पे, और दोनों में 2-2 कम है, तो इसको हम गुना कर देंगे 2 से और इसको भी गुना कर देंगे 2 से, यानी दोनों एक ही स्थान पर, यहां तो एक ही जगह गुना करना पड़ा, तो यहां पे हम गुना कर देते हैं 2 से। अब 2 से गुना कर देने के बाद क्या हो जाता है, एकदम बराबर हो जाता है, बिना कोई ज्यादा मेहनत किए हुए ओनली यहाँ पे केवल 2 से हम लोग को गुना करना पड़ा और ये आपका बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। उम्मीद है आपको ये समीकरण को संतुलित करना समझ में आया होगा। अब हम जानने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं।
तो रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से आज हम सभी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें अभिकारकों की संख्या दो होंगी या दो से ज्यादा, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और उत्पाद में एक ही ठोस उत्पाद का निर्माण करेंगे। ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां भी देख लेते हैं, यहां भी अभिकारकों की संख्या दो है, लेकिन उत्पाद देखा जाए तो उत्पाद यहां पे एक है। तो इस प्रकार के समीकरणों को, अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम जानने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें अभिकारक एक ठुरेगा और ये टूटेगा और टूट करके दो या दो से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करेगा। ऐसी अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, FeSO4। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये टूटता है और टूटने के बाद Fe2O3 SO2 SO3 बनाता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो अभिकारक की संख्या एक है और उत्पाद जो बन गया, उत्पाद 3 बन गया है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है? तो विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल उत्पाद रहता है और ये टूटता है और टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसलिए इसे हम संयोजन अभिक्रिया का विपरीत वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभिकारकों की संख्या 2 है, उत्पाद 1 है। यहाँ पे देखेंगे अभिकारक की संख्या 1 है, उत्पाद 1 से ज्यादा है। तो इसलिए ये दोनों को आपस में अपोजिट कहा जाता है, उल्टा कहा जाता है। अब हम जानने वाले हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी उत्पाद भी बनता है और उत्पाद में ऊष्मा का भी निर्माण हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भी देखो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम जल में डाल देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाल देते हैं तो एक अभिक्रिया होने लगता है और अभिक्रिया होने के बाद ये बना देता है CaOH का Hal2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ठीक, और जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में क्या करता है? ऊष्मा का भी निर्माण कर देता है। यानी उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कह देते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम दूसरा अभिक्रिया जानते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा जब हम उसको देते हैं तो ऊष्मा खत्म हो जाता है, वहां पे उसको अवशोषित कर लिया जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे। फेरस सल्फेट FeSO4 को हम ऊष्मा दिए तो ऊष्मा देने के बाद ये टूटा और टूट करके 3 ठो उत्पाद बना दिए। लेकिन इसमें जो ऊष्मा दिए तो ऊष्मा यहाँ से गायब हो गया, यानी ऊष्मा का अवशोषण हो गया। ऊष्मा देखिए मेरा उत्पाद में कहीं नहीं मिल रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो गया। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब हम जानेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, यानी वियोजन अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है। हम लोग को पता है कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है ये जब उसको किसी प्रकार का ऊष्मा मिलता है तो पदार्थ टूटते हैं और टूटने के बाद
वे दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग को देखना है कि वियोजन अभिक्रिया किसके किसके द्वारा हो सकता है। तो एक तो उष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया, एक होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन अभिक्रिया, और एक होता है विद्युत के द्वारा वियोजन अभिक्रिया। तो इसका उदाहरण कभी कभार हमसे पूछ लिया जाता है, तो कहेंगे उष्मा द्वारा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा, 2FeSO4 उष्मा दीजिए, Fe2O3 + SO2SO3 बन जाएगा। आगे हम देखते हैं सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन। सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन क्या होता है, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो सूर्य के प्रकाश के ऊपर सिल्वर रख देंगे तो Ag अलग, Cl2 अलग। अब यहाँ भी वियोजन अभिक्रिया हो रहा है सूर्य के प्रकाश के द्वारा। अब एक और वियोजन अभिक्रिया हम लोग को पढ़ेंगे जो विद्युत के द्वारा होता है, करंट के द्वारा होता है। तो जल रखेंगे, जल में करंट डाल देंगे यानी विद्युत दे देंगे, विद्युत देने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं विद्युत द्वारा हो रही है, ये सूर्य के प्रकाश द्वारा, और ये आपका उष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया होता है। अब हम जानने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और अवक्षेपन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एकदम उदाहरण की सहायता से आसान भाषा में हम समझेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, कुछ कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, वहां से हटा देता है। ऐसे अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, FeCO4 FeSO4 + C, यानी कि यहाँ पे जो आयरन है इस कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। तो क्या करता है, आयरन है इस कॉपर को इस जगह से विस्थापित कर देता है और यहाँ पे खुद आ जाता है और इसके यौगिक को से विस्थापित कर देते हैं, जिसके कारण से इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके उत्पाद में कि देखिए SO4 के साथ में था Cu कॉपर, लेकिन अभी SO4 के साथ में कौन आ गया, Fe आ गया, यानी कि कॉपर को विस्थापित कर दिया, विस्थापित करके यहाँ कर दिया, यानी कि ये अपना विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब हम जानने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वैसे अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो Na2SO4 + BaCl2 एरो BaSO4 + 2NaCl। यहां पे देखिए SO4 और Cl2 के साथ में बेरियम है और SO4 के साथ में सोडियम है, लेकिन देखते हैं आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। बेरियम है तो SO4 के साथ में आ जाता है, यानी बेरियम आ जाता है SO4 के साथ में, और Na2 यानी कि सोडियम चला जाता है Cl2 के साथ में। देखिए उत्पाद में क्या निर्माण हो रहा है, इसी प्रकार से निर्माण हो रहा है कि Ba के साथ बेरियम के साथ में SO4 आ जाता है और सोडियम के साथ में आ जाता है Cl यानी क्लोरीन। तो इस प्रकार से आयनों अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो गया, इसलिए इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, अवक्षेपन अभिक्रिया क्या होता है। अवक्षेपन अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो। ये अवक्षेप क्या होता है समझ में नहीं आता। तो अवक्षेप अविलेय पदार्थ होता है, ये जल में घुलता नहीं है, ऐसे ही पदार्थों को हम अवक्षेप पदार्थ कहते हैं। तो एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अवक्षेप बन जाता है, मतलब उत्पाद में एक ऐसा पदार्थ का निर्माण हो जाता है जो जल में अघुलनशील होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे समझेंगे Na2SO4 इस अभिक्रिया में, यही आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एग्जांपल है यहाँ पे। तो BaSO4 ये आपका अवक्षेप है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम जानने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके परिभाषा हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसके प्रकार पढ़ लेंगे, जिसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया समझना बड़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं,
एक को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया और दूसरे को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। और हम अभी जानने वाले हैं उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अरे कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में कोई पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कह देंगे। जैसे Cu प्लस H2 एरो Cu प्लस H2, यहाँ पे देखिए दोनों मेरे पास अभिकारक हैं। इसमें ऑक्सीजन Cu के साथ में, हाइड्रोजन अकेले। लेकिन जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो संपन्न होने के बाद देखिए हाइड्रोजन में क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ जाता है। इसका मतलब इस पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, इसलिए इस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब तुरंत समझने वाले हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी यानी ह्रास हो। अब वही अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए किसी पदार्थ में, तो उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। Cu प्लस H2 एरो Cu प्लस H2, ठीक है। ऑक्सीजन था मेरे पास अभी किसके साथ, Cu यानी कि कॉपर ऑक्साइड के साथ में था। आगे हम देखते हैं तो आगे क्या मिलता है कि ऑक्सीजन इसके साथ नहीं रह पाता है, ऑक्सीजन का इसमें कमी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कह देते हैं अपचयन अभिक्रिया। बस तुरंत समझेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद ये भी क्रिया आपका तुरंत होने वाला है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा पदार्थ अपचयित हो। यानी कि ऐसी अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ क्या होता है, अपचयित हो जाता है और एक पदार्थ उपचयित होता है। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया भी है क्योंकि इसमें एक पदार्थ उपचयित और दूसरा पदार्थ अपचयित हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये दोनों अभिक्रिया को अगर हम देखेंगे तो ये आपका उपचयन कहलाएगा, उपचयन। लेकिन अगर ये दोनों को अगर हम देखेंगे CuO और Cu को, तो यहां पे क्या होता है, अपचयन होता है। यानी कि ये पूरी अभिक्रिया में, इसी अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, दोनों अभिक्रिया हो रही है। और जब दोनों अभिक्रिया होती साथ साथ में तो उसी को हम कह देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के एक और उदाहरण, एक और परिभाषा है, हम देखते हैं उसको। अपचयन उपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया, एकदम सिंपल सी बात है। अपचयन उपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं फिर से। लेड ऑक्साइड कार्बन और यहाँ पे लेड और CO2 हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि लेड ऑक्साइड, लेड के साथ में ऑक्सीजन था, लेकिन अभिक्रिया संपन्न होने के बाद यहाँ पे लेड अकेले रह जाता है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो कमी हो जाती है तो ये कहलाएगा अपचयन अभिक्रिया। कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था लेकिन अभिक्रिया संपन्न होने के बाद देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। इसका मतलब क्या है, इस अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यही होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। अब हम जानने वाले हैं संक्षारण। इस संक्षारण क्या होता है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं। और दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होती है। तो संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल या नमी के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर भूरे रंग का परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरा रंग का परत चढ़ना और चांदी के ऊपर काला रंग का परत चढ़ना। ठीक है, संक्षारण नहीं करते। अगर कोई धातु रहता है, धातु को रख दिया जाए तो रंग देने से क्या होता है, वो अपने आसपास के अम्ल हो नमी हो इत्यादि के संपर्क में आता है और अम्ल और नमी के संपर्क में आने पर क्या होता है, वो संक्षारित हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है और जंग लगने के बाद वह धातु तो धीरे धीरे खराब हो जाता है। जैसे हम देखते हैं अभी देखिए लोहा अगर किसी अम्ल या नमी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर भूरा रंग का परत चढ़ जाता है।
तांबे के ऊपर हरा रंग का परत चढ़ जाता है और चांदी के ऊपर काला रंग का परत चढ़ जाता है। इसी को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचाने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो संक्षारण से बचाने के उपाय जो है हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हम जानते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं। विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं? तो इसमें क्या होता है कि जब किसी तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय में छोड़ दिया जाता है तो वे विकृत गंधी हो जाते हैं, अर्थात उसका स्वाद और गंध, उसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। अरे हम देखेंगे कि जैसे कोई खाना रहता है उसको हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो लंबे समय तक छोड़ने के बाद क्या होता है, धीरे 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 वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद वो विकृत गंधी हो जाते हैं और इसका स्वाद है, उसका गंध है, ये सब बदल जाता है। बस यही प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं।